आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीरियल किलर सीरीज। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने 1970 के दशक में जयपुर के लोगों में बहुत ज़्यादा ही दहशत बना ली थी। कोई भी रात के समय अकेले तो क्या, कुछ लोगों के साथ भी बाहर नहीं जाता था। लोगों ने रात के समय में निकलना ही छोड़ दिया था घर से, सिर्फ इसी के चक्कर में 1978 में जयपुर के अंदर एक लाश मिलती है। जब पुलिस आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि लाश पर चोट के निशान हैं और वो कान के नीचे कनपट्टी वाले एरिया में ही है। पोस्टमार्टम पे डॉक्टर्स बताते हैं कि कान के पीछे कोई बहुत भारी चीज जैसे हथौड़े से वार किया हुआ है और इसीलिए गर्दन की हड्डी टूट गई थी और कनपट्टी का एरिया भी टूट गया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन उस वक्त में इतने सीसीटीवी कैमरास होते ही नहीं थे, आज भी नहीं होते हैं कितने इलाकों में। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो ना के बराबर ही थी। पुलिस को गवाहों पर ही रिलाय करना पड़ता था केस सुलझाने के लिए। लेकिन ये मर्डर जिस इलाके में हुआ था वो रात के समय बहुत ज़्यादा सुनसान रहता था, इसी वजह से कोई भी इसका गवाह नहीं मिलता है और कुछ टाइम बाद ये केस ठंडा हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और लाश मिलती है। जब पुलिस उस लाश का मुआयना करती है तो उनको फिर से वही चीज दिखाई देती है कि कनपट्टी वाले एरिया पर ही दोबारा से चोट लगी हुई है। कुछ टाइम बाद जयपुर के ही एक दूसरे इलाके में एक और लाश मिलती है। वो भी सेम सुनसान सड़क पर ही मिलती है और उस लाश पर भी सेम ऐसे ही चोट के निशान थे जैसे पहली लाश पर थे। लेकिन क्योंकि इलाके अलग अलग थे तो पुलिस थाने भी अलग थे और उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि सब पुलिस थाने आपस में कनेक्ट रह पाए हर वक्त, और ये केसेस सब लोग अलग अलग ही देख रहे थे। पहले ही केस की तरह ये भी कुछ दिन में ये केस भी ठंडा हो जाता है, इसका भी कोई गवाह नहीं मिलता। लेकिन कुछ टाइम बाद ही धीरे धीरे करीब 20-25 लाशें मिल जाती हैं और सबका सेम पैटर्न ही रहता है। पुलिस वाले अभी भी नहीं जानते थे कि इन सबका सेम पैटर्न है, क्योंकि ये अलग अलग थाने में हो रहे थे, क्योंकि ये अलग अलग इलाकों में हो रहे थे तो थाने अलग अलग थे और पुलिस वाले आपस में कनेक्ट नहीं थे उस टाइम पे कि हाँ वो लोग हर केस को एज अ सेपरेट केस ही देख रहे थे उस टाइम तक। अब ये केस एक न्यूज़पेपर में छपता है, ये जयपुर के ही एक लोकल न्यूज़पेपर में ही छपता है कि ऐसे ऐसे लाशें मिल रही हैं सुनसान इलाकों में और सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है कि जो चोट लगती है वो कान के पीछे ही लगती है। अब जब ये न्यूज़ जयपुर के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचती है तब वो लोग ये देखते हैं, वो सारे केसेस जितने भी अब तक हुए हैं वो इन सबको मिला के देखते हैं कि हाँ टाइमिंग कहाँ कहाँ थी, किस किस इलाके में मर्डर हुए थे और चोट के निशान कैसे थे। तो उन्हें पता चलता है कि चोट के निशान बिल्कुल सेम जगह पर हैं। सबके गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और कान के पीछे वाले इलाके की भी हड्डी टूटी हुई है। अब क्योंकि 20-25 लाशें मिल चुकी थी और मर्डर का तरीका भी सेम था और ये भी क्लियर हो गया था कि सारी लाशें सुनसान इलाकों पर ही मिल रही थी, तो पुलिस ने एक छोटी सी टीम बनाई और इन सब केसेस को एक केस बनाकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक जयपुर में ये पूरी खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि कोई एक आदमी है जो इतने लोगों को मार चुका है और वो सिर्फ रात के समय में ही मारता है, जो अकेला दिखता है उसको। और अखबार वालों ने ही उसे नाम दिया था कनपट्टी मार। अब क्योंकि उस टाइम तक कोई डिटेल नहीं थी कि आखिर ये है कौन जो इतने मर्डर कर रहा है और इतने कर चुका है, तो सब लोग उसे कनपट्टी मार के नाम से ही जानने लगे थे। और उस वक्त कनपट्टी मार की दहशत इतनी थी जयपुर में कि कोई भी रात के समय घर से निकलता ही नहीं था। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, ना ही कहीं सीसीटीवी कैमरेज होते थे, ना ही कुछ और होता था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, लेकिन अभी भी लाशें कंटिन्यू मिल रही थी। जयपुर के, राजस्थान के कई अलग अलग इलाकों में लाशें कंटिन्यू मिलने लग रही थी। लेकिन पुलिस के पास अब भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर कौन कर रहा है ये मर्डर। अब तक लाशों का नंबर 50 पार कर चुका था और अब ये खबर कोई लोकल राजस्थान जयपुर की खबर नहीं रही थी, अब ये खबर पूरे देश में फैल गई थी। कोई एक आदमी है जो रात में निकल के लोगों को मारता है और वो अब तक 50 लोगों को मार चुका है और पुलिस के ऊपर दबाव भी कंटिन्यू बन रहा था। अब क्योंकि ये नेशनल न्यूज़ बन चुकी थी, सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे और पुलिस के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था और पुलिस की टीम पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन कोई भी सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी उनको। तो उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा और बड़ा किया। 50 लोगों की जान तो जा चुकी थी,
लेकिन कुछ लोग पुलिस वालों को ऐसे भी मिले जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी कि किसी ने उनको जान से मारने की कोशिश करी है, लेकिन वो लोग भाग के बच गए थे। और कुछ लोगों ने उसका चेहरा भी देख लिया था। तो पुलिस ने उन सब लोगों को बुलाया, उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था आखिर। क्योंकि ये अलग अलग इलाकों में थे तो पुलिस वाले भी इनको अलग अलग रिपोर्ट ही दर्ज कर रहे थे। जो लोग उस कनपट्टी मार के चंगुल से भी निकले उनको भी नहीं पता था कि ये कनपट्टी मार ही है जो उनको मारने की कोशिश कर रहा है। और जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट भी दर्ज करी, क्योंकि वो अलग अलग थानों की थी, तो उन लोगों ने भी इन सबको सेपरेट ही रखा था। लेकिन जब एक बड़ी टीम बनी, उन्होंने सारे केस निकालने शुरू किए। फिर उन लोगों को भी बुलाया गया जो कनपट्टी मार से जान बचा के भागने में सफल हुए थे। उन लोगों ने बताया कि वो लोग काम पर से घर जा रहे थे, सुनसान रास्ता था और वो लोग अकेले ही थे। रोड के बगल में एक आदमी कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। जैसे ही ये लोग सामने से निकलते, वो पीछे से गर्दन पर ही वार कर देता और तब तक मारता जब तक वो मर नहीं जाते। अब जो लोग बचे थे उन लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि हम लोग घर जा रहे थे, पीछे से किसी ने कंबल ओढ़ के वो सोया हुआ था। हम जैसे ही उसके आगे निकले, उसने हथौड़े से वार किया। 4-5 ही लोग मिले पूरे जयपुर राजस्थान के अंदर जो उसके चंगुल से जिंदा बचकर आए थे। अब क्योंकि उसे हथौड़ा मारने के लिए शॉल, अपना जो कंबल था, वो हटाना पड़ता था, तो कुछ लोगों ने उसका चेहरा भी देख लिया था। अब पुलिस वाले स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं कि कोई तो उनके पास कोई सुराग रहे कि आखिर कौन है ये जो मर्डर कर रहा है, क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई भी सुराग नहीं था अब तक। अब उन 4-5 लोगों ने जो भी उन्होंने देखा था उस हिसाब से एक स्केच रेडी होता है, और जब वो स्केच रेडी होता है तो वो चारों लोग हामी भरते हैं कि हाँ, वो ऐसा ही दिखता था। अब पुलिस के पास एक लीड आ गई थी। अब पुलिस को ये पता चल गया था कि सुनसान रास्ते पे वो कंबल ओढ़ के लेटा रहता है और हथौड़े से मारता है अकेले इंसान को। और अब पुलिस वालों के पास उसका स्केच भी था जो बिल्कुल सेम नहीं था, लेकिन थोड़ा आइडिया लगाने के लिए काफी था। अब पुलिस ने अपनी कई टीम्स की टुकड़ियां बनाई, सिविलियन कपड़ों में उन रास्तों पर रखी जो जनरली सुनसान रहते हैं रात के वक्त। पुलिस की कई टीम्स कई हफ्तों कई रातों तक काम करती रही। कुछ महीने निकल गए लेकिन उनके पास कोई भी खबर नहीं आई, उनके पास कुछ भी हाथ नहीं लगा इतने टाइम काम करने के बाद भी। और अब भी लाशें कंटिन्यू मिल रही थी और अब तक लाशों का नंबर 60 पहुंच चुका था। अब पुलिस वाले सादी वर्दी में उन रास्तों पर खड़े होने लग गए थे, छुप के बैठे रहते थे या साइड में रहते थे जहां पर उनको लगता था कि यहाँ मर्डर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, जो रास्ते रात के वक्त काफी सुनसान रहते थे। पुलिस ने कई हफ्ते कई महीने लगाए लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन ऐसी ही एक रात को पुलिस वाले अपनी सादी वर्दी में ही बैठे हुए थे। उनको दिखता है कि कुछ दूरी से एक आदमी आ रहा है जो कंबल ओढ़े हुए है, और वो आदमी पुलिस वालों को देखकर, अब क्योंकि पुलिस वाले सादी वर्दी में थे, तो वो आदमी एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। अब पुलिस वालों को लगता है कि हम उसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कंबल में रहता है, रात के वक्त निकलता है। तो पुलिस वाले उसे दूर से ही देखते हैं कि आखिर ये है कौन, ये कर क्या रहा है यहाँ पे। हो सकता है कोई नॉर्मल गरीब भिखारी हो। ये जनवरी का वक्त था तो ठंड का वक्त भी था, तो हो सकता है कि कोई नॉर्मल इंसान हो, गरीब आदमी हो जो कंबल ओढ़ के घूम रहा है रात के वक्त क्योंकि ठंड है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि कुछ देर बाद वो आदमी पेड़ के पीछे से निकलता है और उल्टा वापस जाने लगता है। पुलिस वाले उसे भागते हुए जाकर पकड़ते हैं, लेकिन पुलिस वाले के पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं था और जो स्केच बनाया हुआ था वो भी हूबहू सेम नहीं था, तो बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि हाँ, ये आदमी वही है। अब पुलिस वाले उसे थाने लेकर जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम शंकरिया बताता है। पुलिस वाले उससे घर का एड्रेस मांगते हैं तो वो एक जयपुर का ही लोकल एड्रेस देता है। जब पुलिस की एक टीम उसके घर जाती है तो देखती है कि हाँ, माँ बाप तो घर में हैं। वो माँ बाप से पूछताछ करते हैं कि घर में कैसे है, वो बच्चा कैसा है आपका, क्या करता है दिन भर, और अभी वो बाहर क्यों घूम रहा था। तो उसके माँ बाप बातों ही बातों में ये बताते हैं कि हाँ, वो वैसे तो जनरली घर में ही रहता है दिन भर, लेकिन रात में कभी कभी वो बाहर निकलता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो पुलिस वालों को शक तो था ही थोड़ा सा, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ना कोई सीसीटीवी फुटेज उनको मिली थी, ना कोई वहाँ टेक्नोलॉजी ऐसी थी, ना उनके पास कोई गवाह
गवाह था, तो पुलिस वालों को शक था लेकिन कोई भी सबूत नहीं था। तो पुलिस वाले ऐसे ही पूछते हैं कि अच्छा उसके दोस्त कौन कौन है, नाम बता दो। तो शंकरिया के माँ बाप पुलिस वालों को बताते हैं कि उसके दोस्त तो घर नहीं आते हैं, वही जाता है उनसे मिलने कभी कभार। अब पुलिस वालों को माँ बाप की बातें तो ठीक ही लगती है क्योंकि वो लोग सारे सवालों के जवाब ठीक दे देते हैं। अब वो वापस थाने आते हैं। अब शंकरिया से वापस पूछा जाता है कि आखिर रात के वक्त तुम कंबल ओढ़ के क्यों घूम रहे हो, जब तुम्हारे पास अपना घर है, एक अच्छा घर है तुम्हारे पास रहने के लिए, रात के वक्त ठंड में ऐसा क्यों घूम रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं कि जयपुर में कोई घूम रहा है जिसने अब तक 60 मर्डर कर दिए हैं, अगर वो तुम्हें भी मार दे तो शंकरिया कुछ नहीं बोलता, वो वहीं चुपचाप बैठा रहता है। अब क्योंकि पुलिस वाले उससे बार बार बोलते हैं कि क्यों घूम रहे थे, बताओ मुझे, जयपुर में तो कोई भी रात में नहीं घूम रहा है इस वक्त, क्योंकि कोई आदमी है जो 60 लोगों को मार चुका है। अब क्योंकि पुलिस वालों ने 60 लोग बहुत बार बोल दिया था, तो शंकरिया गुस्से में आके बोलता है कि 60 नहीं 70 लोगों को मार चुका है और आज 71 होने वाला था, और वो कोई और नहीं मैं ही हूँ जो इतने लोगों को मार चुका है। अब कुछ पुलिस वालों को तो मजाक लगता है लेकिन कुछ पुलिस वालों को उसमें सीरियसनेस दिखती है। तो वो लोग पूछते हैं कि अच्छा कैसे मारा बताओ। तो शंकरिया सारी चीज़ें डिटेल में बताता है। वो शुरू के 48 मर्डर की तो डेट के साथ दिन और जगह सब बता देता है कि मैंने यहाँ मर्डर किया था। अब पुलिस वालों के पास कन्फेशन तो मिल गया था लेकिन क्राइम प्रूव करने के लिए क्राइम वेपन कहाँ था? तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अच्छा कैसे मारा, बताओ हथौड़ा कहाँ है तुम्हारा? तो शंकरिया कहता है कि चलो मेरे साथ। तो जिस पेड़ के पीछे शंकरिया जाकर छुपता है कुछ देर के लिए, वो वहीं लेकर जाता है पुलिस वालों को। वहीं पे पास ही में एक हथौड़ा पड़ा हुआ रहता है, वो उठाकर वो पुलिस वालों को दे देता है। अब जब उसका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि हाँ ये वही हथौड़ा है जो इन सब मर्डर्स में यूज हुआ है। अब क्योंकि सब कुछ क्लियर था और ये केस पब्लिक डोमेन में था तो सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब शंकरिया इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि उसको देखने के लिए लोग पुलिस थानों के बाहर खड़े रहते थे कि जब भी कोर्ट की डेट आएगी वो जाएगा तो यहीं से जाएगा ना। सब में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये कौन है जिसने 70 लोगों का मर्डर कर दिया है। और जब वो लोग देखते हैं कि एक 27 साल का लड़का है जिसने 70 मर्डर किए हुए हैं तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। अब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है। पुलिस 70 में से 63 केस उसके ऊपर सबूत लाकर दे देती है, जिससे वो साबित हो जाता है कि ये 63 मर्डर तो इसी ने किए थे। ऐसे ही हियरिंग्स पर कोर्ट ने शंकरिया से पूछा कि आखिर तुमने इतने मर्डर क्यों किए, कोई भी मोटिव था क्या, कभी किसी जानने वाले का मर्डर किया है या कभी किसी का गुस्से में मर्डर कर दिया हो? शंकरिया बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी किसी जान पहचान वाले का मर्डर नहीं किया, ना कभी किसी को गुस्से की वजह से मारा। मैंने उन लोगों का मर्डर सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मुझे मर्डर करके अच्छा लगता था। जब वो लोग चिल्लाते थे, जब वो खून निकलता था, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था। सारे मर्डर सिर्फ मैंने मजे के लिए किए थे। जब ये चीज़ कोर्ट सुनती है, कोर्ट में बैठे हुए लोग सुनते हैं तो सब समझ नहीं पाते कि इसके दिमाग में ऐसा क्या चलता है। 70 मर्डर करने के बाद ये कह रहा है सिर्फ रीज़न ये था, इसका सिर्फ मोटिव ये था कि इसको अच्छा लगता था, इसको मज़े आते थे वो चीख सुन के, वो खून देख के, वो मर्डर्स करके। अब क्योंकि ये केस 70 मर्डर का था तो कोर्ट ने उसको फांसी दे दी। अब शंकरिया लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, अपील करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो सज़ा बरकरार रहती है। अब शंकरिया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि 70 मर्डर्स का केस था, इसमें तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं कि उसको छोड़ा जाए। अब शंकरिया प्रेसिडेंशियल मर्सी के लिए जाता है, रिक्वेस्ट फाइल करता है कि मुझे प्रेसिडेंशियल मर्सी ग्रांट करी जाए, तो प्रेसिडेंट भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब शंकरिया अरेस्ट हुआ था जनवरी 1979 में और उसको फांसी दी जाती है 16 मई 1979 में। करीब 4.5 महीने के ही कोर्ट ट्रायल में उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और ऐसे खत्म हुई कनपट्टी मार शंकरिया की कहानी। आई होप आपको सीरियल किलर सीरीज की ये पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में।